अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आज हम देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8.07। तो आज हमें इस चैप्टर में देखना है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एग्जांपल्स with diagrams, and the next topic, potential energy of a system of 2-point charges, potential energy of system of n-point charges। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बरकी बारों के निज़ाम की वजह से बरके सुकूनी कवा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी निज़ाम में कई बरकी बार लिए जाए तो इनके निज़ाम की कुल कवा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस जो है तो जमा किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इस शक्ल के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू Qn, टोटल n चार्जेस को जो है तो यहाँ पर जमा किया गया है। और कोई एक रेफरेंस पॉइंट जो यहाँ पर लिया गया है, ये रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर P रेफरेंस पॉइंट जो है, यहाँ से Q1 चार्ज का जो डिस्टेंस है वो R1, Q2 का R2, R3, R4 और जो nth चार्ज यहाँ पर रखा गया है Qn, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट P, इट इज़ Rn। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल रहेगा ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, टोटल पोटेंशियल जो है तो हमें मालूम करना है। तो पोटेंशियल का जो फार्मूला है ये आपको मालूम है कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो पहला चार्ज है Q1, उसकी वजह से जो पोटेंशियल हासिल होगा उसका फार्मूला है V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1। R1 जो है तो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट P, और ये जनरल फार्मूला है जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है। इसी तरह से जो दूसरा चार्ज रहेगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल रहेगा वो हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2। और इसी तरह से जो है तो V3 के लिए लिखेंगे, V4 के लिए, V5 के लिए, और जो nth चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हम लिखेंगे Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn/Rn। कुल बरकी बार V ज़ैल से दिया जाता है, टोटल बरकी बार जो है तो इसका मालूम करना है, और ये रहेगा V इज इक्वल टू, ये जितने भी पोटेंशियल है ये सारे पोटेंशियल को ऐड करना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू Vn। ऑल द चार्जेस will be added। कॉमन क्या है सब में? 1/4πε0। ये कॉमन अगर निकाल लेते हम तो ब्रैकेट में बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, और जो लास्ट टर्म है Qn/Rn। ये पूरे ब्रैकेट को समेशन के फॉर्म में लिख सकते। V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन। अब यहाँ पर Q के जो सफिक्स है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन,
इसी तरह से r के सफिक्स है 1 2 3 4 अप टू n, तो ये दोनों सफिक्स को हम i से रिप्रेजेंट करेंगे समीशन में, एंड i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो ये पूरे ब्रैकेट पे जो है तो हम ऐसे समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने टोटल पोटेंशियल जो है फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पर मालूम किया। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के मुताबिक जो टोटल पोटेंशियल होगा इट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन QI अपॉन RI, I varies from 1 to n। So this is the required formula। अब यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट था कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो अभी हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर देखना है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो थ्रू आउट द सरफेस, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यकसा कवा की सतह। अब अगर हम कोई भी सरफेस जो है तो ये एज्यूम कर ले, सपोज ये कोई सरफेस है, इस तरह की कोई सरफेस है इरेगुलर शेप में, और इस सरफेस पर अगर हम किसी भी जगह पर अगर पोटेंशियल मेजर करें, सपोज अगर हम इस सरफेस पर इस मुकाम पर अगर पोटेंशियल मेजर करें, ये पोटेंशियल रहेगा V1। दूसरे पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल मेजर करें V2, V3 एंड सो ऑन। अगर सारे पोटेंशियल सेम हो, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 एंड सो ऑन, किसी भी जगह पर अगर हम हरकत करें इस सरफेस पर, तो हर जगह पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसमें किसी भी किस्म का वेरिएशन नहीं होगा। तो इस किस्म की सतह को इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी सरफेस हैविंग द सेम पोटेंशियल कहा जाता है। और जो इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो हम किसी एक बर की बार के लिए फर्ज करेंगे कि अगर कोई एक बर की बार लिया जाए, प्लस क्यू बर की बार अगर हम ले, यहाँ पर प्लस क्यू बर की बार अगर लिया जाए, तो इस बर की बार की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हम इस फॉर्मूले के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अब अगर बर की बार जो है तो एक यूनिट चार्ज हो या पॉइंट चार्ज अगर हो, फॉर एग्जांपल प्लस Q, इस तरह का बर की बार अगर लिया जाए, तो इस बर की बार की वजह से जो सरफेस हमको हासिल होंगी वो सरफेस जो है तो कुर्रवी सतह होंगी, एक कुर्रे की सतह होंगी इस तरह से। अब यहाँ पर कुर्रवी सतह जो नजर आ रही है आपको, इस कुर्रवी सतह को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। लेकिन अगर सरफेस अगर दिए गए बर की बार जो है, तो बर की बार अगर पॉइंट चार्ज की सूरत में ना हो, और अगर ये एक खती बर की बार हो, जैसे कोई एक हम इस तरह की कोई लंबाई वाली कोई मौसिल अगर फर्ज कर ले, और इसकी सतह पर अगर हम बर की बारों को जमा करें, तो उसकी तमाम जानिब से जो है तो बर की बार फैल जाएंगे। और अब जो यहाँ पर सरफेस हासिल होंगी इसके अराउंड में, ये जो सरफेस रहेंगी ये इस्तेवाना रहेंगी, सिलेंड्रिकल सरफेस रहेंगी। तो अगर बर की बार जो है तो किसी खत पर वाक़ई हो, तो इसकी वजह से जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस हासिल होंगी
वो एक इस्तेवाना नुमा होंगी, और अगर एक पॉइंट चार्ज अगर हम ले लें तो उसकी वजह से जो सतह हासिल होंगी वो एक कुर्रवी सतह जो है हमको हासिल होंगी। तो यहाँ पर जैसा कि शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर में जो है तो एक कोई क्यूब की बार को रखा गया है इस शक्ल के अंदर। इस जगह सेंटर पर क्यूब की बार रखा गया है, और उसके अतराफ में जितने भी आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स नज़र आ रहे, ये सारे स्फीयर्स जो है उन्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है, क्योंकि कुर्रे की सतह पर किसी भी मुकाम पर अगर हम हरकत करें तो हर मुकाम पर, हर जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज उसके अंदर पोटेंशियल के अंदर नहीं होगा। और ये जो एरो नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि सेंटर से बाहर की जानिब निकल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे एरोज जो है तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब हम एक पॉइंट चार्ज या प्लस क्यू चार्ज अगर हम रखें तो तमाम जानिब से जो है तो सभी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इससे जो है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इमिट होंगे, और लाइंस ऑफ फोर्सेस पर उमूद जो कुर्रे होंगे उन कुर्रों को इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी यकसा कवा की सतह जो है कहा जाता है। अब अगर हम फर्ज करें कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस पी चार्ज है और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, और ये दोनों चार्जेस जो है तो लामहदूद फासले पर रखे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अगर इन चार्जेस को हम हरकत दें, अगर हम इन चार्जेस को कितनी भी हरकत दें, पी चार्ज और क्यू चार्ज को, तो इनके पोटेंशियल में जो है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये चार्जेस जो है ये लामहदूद फासले पर मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे गए हैं। और आपको मालूम है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस की जो सरफेस है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है तो कंसिडर किया जाता है, और वहाँ पर चार्जेस को हम कितनी भी हरकत दें तो उसके पोटेंशियल में जो है तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा और उसका पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट P एंड पॉइंट Q? Vp is equal to potential due to point P is equal to potential due to charge Q। दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा वो इक्वल रहेगा, और इनका जो डिफरेंस रहेगा वो आप ये इक्वेशन में देख सकते हैं कि Vp माइनस Vq इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि कोई वर्क डन जो है इन पर होगा नहीं, दे आर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देयरफॉर नो वर्क डन। और यहाँ पर लास्ट में आपको नज़र आ रहा है देयरफॉर WQP यानी वर्क डन ड्यू टू द चार्ज Q ऑन P इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आपको एक ये बात भी नोट करना है कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्जेस है और उनको अगर हम कितना भी मूव करें एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं हो सकती, क्योंकि वो यकसा पोटेंशियल की सरफेस पर जो है तो मूव करते। जब पोटेंशियल एक जैसा है पूरी सरफेस पर, तो चार्ज को चाहे हम कितना भी मूव करें उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं होगी, देयरफॉर कोई वर्क डन भी नहीं होगा, WQP इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो पहला पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि जो चार्ज है, सपोज एक चार्ज है, वो चार्ज को dx फासले से जो है तो मूव किया गया,
dx फासले से वो चार्ज को मूव करेंगे तो जो उस पर वर्क डन होगा वो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। dw इज इक्वल टू e इंटू dx। dx डिस्प्लेसमेंट है और e इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो उसका वर्क डन जो है तो e डॉट dx कितना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये जो हरकत दी अपन ने चार्जेस को, ये सरफेस जो है ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी इस पर जो पोटेंशियल है वो सेम है ऑल ओवर द सरफेस। देयरफॉर द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन को हमने यहाँ पर 0 ले लिया और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर जब हम फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट करेंगे तो वो ई डी एक्स इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। और ये क्या है, ये है टोटल वर्क डन एंड इट इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज द चार्जेस आर मूविंग ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर 0 कब मिलेगा, 0 उस वक्त मिलेगा if theta is equal to 90 degree. E ds cos theta is equal to 0. It implies that cos theta is equal to 0. और cos theta उसी वक्त 0 हो सकता है जब थीटा की कीमत 90 डिग्री हो। तो अब हम यहाँ पर क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर कोई प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उसको मूव करें, इस तरह से अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको हरकत दें चार्ज को, तो क्या होगा कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर रहेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज is perpendicular on electric field, यानी ये चार्ज जो यहाँ पर मूव होगा वो इस तरह से मूव होगा इस डायरेक्शन के अंदर। It is the direction of electric field and it is the direction of motion dx। तो दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है तो जो आपको ये सरफेस नज़र आ रही है, यहाँ पर ये पूरी जो सरफेस है, इस सरफेस पर dx डिस्प्लेसमेंट जो है तो चार्ज को दिया गया, बट the direction of electric field is perpendicular on the given surface। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज यहाँ पर इस सरफेस पर ऊपर की जानिब जो है तो मूव होगा। और यहाँ पर जो एंगल हासिल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूफ किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल dx। तो अब यहाँ पर आपको जो सरफेस नज़र आ रही है, ये एक जो स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस का एक छोटा पार्ट हमने यहाँ पर लिया और उस स्फीयर का जो सेंटर है वो पॉइंट P पर है। अब यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि वो किसी और डायरेक्शन में है। सपोज इट इज इन दिस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। और कोई चार्ज जो है तो वो इस सरफेस पर रखा गया और
इस सरफेस पर जो चार्ज हमने रखा है प्लस चार्ज, जब हम इसको मूव करना चाहेंगे इधर की जानिब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में हमको वर्क करना होगा और इस पॉजिटिव चार्ज पर जो है तो वर्क होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, अगर उस पर हम चार्जेस को मूव करें तो वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है, यानी W = 0 होता है। लेकिन अभी हमने देखा कि जब चार्ज को हमने मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में, तो वहाँ पर वर्क होगा। बट बाय डेफिनेशन of the equipotential surface, work done must be equal to 0. Therefore, our assumption of the direction of this electric field is wrong. Means electric field cannot be in this direction. ये जो डायरेक्शन हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जो डायरेक्शन लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन द गिवन सरफेस। तो यहाँ पर एक जो रिजल्ट हमने जो है तो कैलकुलेट किया, एक सबसे पहले हमने फॉल्स अजम्पशन किया, कोई गलत चीज़ को हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल से उस पर जो है तो इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। लेकिन अगर वो कुछ एंगल बनाए उस सरफेस पर, तो जब चार्ज को हम मूव करेंगे तो वर्क डन होगा। लेकिन अभी हमने देखा कि वर्क डन तो नहीं होना चाहिए, वर्क डन 0 होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने एज्यूम किया वो डायरेक्शन रॉन्ग है। देन व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? उसकी सही डायरेक्शन ये होगी कि इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बात आपको अब नोट कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, यानी यकसा कवा की जो सतह रहेंगी उस पर हमेशा उमूद होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब यहाँ पर हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और अगर एक प्लेन शीट ली जाए तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हासिल होंगी, और अगर हम एक डाइपोल ले तो उसकी वजह से ये सरफेस कैसे हमको मिलेंगी, पॉइंट चार्ज अगर हम ले तो सरफेस कैसे मिलेंगी वगैरह। अलग अलग केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको कैसे मिलेंगी ये हमको देखना है। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो अप्लाई किया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी किसी भी मुकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है तो वो सेम रहेगी। और यहाँ पर जो 3 प्लेन्स आपको नज़र आ रही है, ये तीनों प्लेन्स पर अगर आप पोटेंशियल मेज़र करें, सपोज ये जो पहली प्लेन है यहाँ का पोटेंशियल है V1, दूसरी प्लेन का पोटेंशियल है V2 और तीसरी प्लेन का जो पोटेंशियल है वो है V3। क्योंकि पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, तो तीनों जो प्लेन्स आपको नज़र आ रही है, तीनों भी प्लेन्स पर पोटेंशियल जो है वो एक जैसा रहेगा। इसलिए इनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहेंगे। तो यहाँ पर तीनों भी जो प्लेन्स आपको नज़र आ रही है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इस वजह से ये यहाँ पर जो प्लेन्स हमने हासिल किए, ये सारी सरफेसेस जो है ये इन पर कवा जो है वो मुस्तकिल होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, एंड द प्लेन्स विल बी कॉल्ड
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दूसरी एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते। तो अब यहाँ पर दूसरी डायग्राम जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये डाइपोल की डायग्राम है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज हम लेंगे और एक निगेटिव चार्ज लेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम लेकिन दोनों अपोजिट चार्जेस है और दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, दोनों के दरमियान का कुछ डिस्टेंस है। तो आपको मालूम है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर जो है तो निगेटिव चार्ज की जानिब जाते हैं। तो इस तरह से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस सारे पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। ये जितने भी एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, तीर के निशान जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस है जो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर जितने आपको सर्कल टाइप नज़र आ रहे हैं कंटिन्यूअस लाइन के अंदर, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इलिप्स नज़र आ रहे हैं आपको, बैजवी मदार जितने भी नज़र आ रहे हैं, ये तमाम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो है ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस पर परपेंडिकुलर होती है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस। तो हर जगह पर ऐसी होगा, यहाँ पर भी जो लाइन ऑफ फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो ये जितने भी इलिप्टिकल डायग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी इस सरफेस पर अगर चार्ज को हम कितना भी मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो चार्ज जो है तो किसी भी किस्म की एनर्जी गेन नहीं करेगा और उस चार्ज पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ये जो सरफेस है उस पर कवा मुस्तकिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते कि अगर हम ऐसे दो प्लेट्स कंसिडर करें, यानी मौसिल की बनी हुई दो प्लेट्स ले और उनको हम बैटरी के दो टर्मिनल से अगर जोड़ दें। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और यहाँ पर एक निगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो दोनों प्लेट्स है, आई मीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2, इनके दरमियान जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और इस फील्ड के लिए अगर हम इस फील्ड के दरमियान, यानी इन प्लेटों के दरमियान अगर हम ऐसी सतह रखें जो कि आपको शक्ल में लाइंस की तरह नज़र आ रही है, ये यहाँ पर कई सरफेसेस जो है हमने यहाँ पर रखे। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिम्प इस तरह से होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सिम्प होंगी और इसके उमूदन जो सतह आपको नज़र आ रही है, ये सारी सतहें जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रहेंगी। तो यहाँ पर शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि अगर दो धाती प्लेटों के दरमियान यकसा कवा की सतह ली जाए तो यकसा कवा की सतह जो है तो हमें हासिल होती है इन दोनों धाती प्लेटों के दरमियान। इसी तरह से और भी दूसरी एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते। यहाँ पर दो प्लेटें जो ली गई है, प्लेट ए और प्लेट बी, हम क्या करेंगे कि एक प्लेट को यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह पर एक मेटेलिक स्फीयर, यानी एक धात का या मेटल का बना हुआ कुर्रा रखेंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि
ये यहाँ पर ये एक प्लेट है जो कि ऊपर की शक्ल की तरह है, और यहाँ पर एक कुर्रा रखा गया है। एक प्लेट को हटाकर उसकी जगह पर कुर्रा रखा गया। तो अब इस कुर्रे और इस प्लेट के दरमियान जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल होगा, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिमत रहेंगी वो इस तरह से रहेंगी। क्योंकि कुर्रे की सतह पर जो चार्जेस रहेंगे वो ऐसे जमा होंगे, इसकी पूरी सतह पर चार्जेस होंगे, और जब कुव्वत के खतूत इससे निकलेंगे तो वो कुर्रे की सतह पर परपेंडिकुलर रहेंगे। ये रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के उमूदन, बरकी मैदान की शिद्दत के उमूदन अगर हम कोई सतह फर्ज करें तो वो जो सतह रहेंगी वो तमाम सतहें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगी, क्योंकि उस सतह पर हर मुकाम पर कवा मुस्तकिल होगा। तो डाइपोल के जरिए जो हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हासिल होंगी और उसकी वजह से जो हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगी वो हम इस कलरफुल डायग्राम के जरिए भी जो है तो उसको समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेंटर में एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और उससे कुछ दूरी पर जो है तो नेगेटिव चार्ज को रखा गया है। तो यहाँ पर एक डाइपोल जो है तो वो तैयार हो गया, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे कि पॉजिटिव चार्ज से जो है तो लाइंस निकल कर निगेटिव की तरफ जाएंगी। तीर का निशान आप देख रहे कि निगेटिव की तरफ है। तो यहाँ पर जितने भी आपको ये रेड कलर में जितने भी लाइंस नज़र आ रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और निगेटिव चार्ज की तरफ पहुँचेंगी। अब इन लाइंस पर परपेंडिकुलर जो सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रिक लाइंस आपको नज़र आ रही है उन लाइंस को काटती हुई, यानी उन पर उमूदन जो सरफेसेस हम बनाएंगे उन्हें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस या इक्वी पोटेंशियल लाइंस कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो भी पर्पल कलर से जो आपको नज़र आ रहा है वो सारी यकसा कवा की सतह है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कुव्वत का खत है, कुव्वत का खत इस सतह पर उमूद है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। और हर जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 का बनेगा, और हर मुकाम पर जो है तो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल हासिल होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एग्जांपल लें तो वहाँ पर इस तरह से जो है तो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो है तो हासिल होंगी। तो अभी हमने जो है यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट था हमारा इसको कंप्लीट किया, और दूसरा पॉइंट था इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसके एग्जांपल्स और उसके डायग्राम्स। तो ये सब अभी हमने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 नुक्ताई बरकी बारों 2 पॉइंट चार्जेस के निज़ाम की तवानाई बिल कवा, ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर 2 चार्जेस दिए गए हैं जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 दोनों जब एक दूसरे के करीब रखे जाएंगे तो उनकी वजह से जो टोटल पोटेंशियल रहेगा इस सिस्टम का वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सपोज ऐसा एज्यूम करेंगे हम कि एक प्लस Q1 चार्ज है और ये Q1 चार्ज जो है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इट इज़ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस।
जब इसको हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर लाएंगे तो इस चार्ज पर कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी चार्ज को किसी बर्की मैदान में लाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये उसका बर्की मैदान है, और अब यहाँ से किसी Q0 चार्ज को अगर हम इस बर्की मैदान के अंदर अगर लाए, इस बर्की मैदान के अंदर अगर हम लाए, तो अब इस Q0 चार्ज पर वर्क होता है और वो वर्क उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर जमा रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक प्लस Q1 एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और उसे इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठाकर ए पॉइंट पर हमने लाकर रख दिया। तो इस चार्ज पर कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लाया गया है, इसलिए कोई वर्क डन इसके ऊपर नहीं होगा। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो Q1 चार्ज को हमने पॉइंट ए तक लाया, तो उसकी वजह से जो वर्क डन है वो होगा ज़ीरो वर्क डन हुआ। लेकिन अब इस चार्ज पर जो पोटेंशियल रहेगा, अब नुक्ता ए पर तो ये चार्ज आ गया, इस ए पॉइंट पर इस चार्ज पर पोटेंशियल कितना रहेगा। अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले ले ओ, रेफरेंस पॉइंट ओ है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ओ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये हमको निकालना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट ओ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। लेकिन पॉइंट ए पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसलिए इस Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। और वो पोटेंशियल का फार्मूला हमने ऑलरेडी पहले डिराइव किए, वो होगा V1 = 1/4πε0 Q1/R1। चार्ज Q1 है और रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा O, वहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो R1 है। तो ये पोटेंशियल का जनरल फार्मूला है और ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ से प्लस Q1 चार्ज को उठाकर तो पॉइंट ए पर हमने ला लिया, उस चार्ज पर कुछ वर्क नहीं हुआ, लेकिन उस चार्ज का खुद का जो अपना पोटेंशियल है वो है V1। अब दूसरा चार्ज हमको लाना है, दूसरा कोई चार्ज है प्लस Q2, और इस चार्ज को हमको पॉइंट बी पर लाना है। लेकिन कुछ फासले पर Q1 चार्ज पहले से वहां पर रखा हुआ है और उसका एक बर्की मैदान है उसके अतराफ में, उस बर्की मैदान में हम Q2 चार्ज को लाना चाह रहे हैं। तो अब इस Q2 चार्ज पर वर्क होगा। ये Q1 चार्ज जो यहाँ पर रखा गया है, ये चार्ज इस Q2 को डिफा करेगा, वो रिपेल करेगा, लेकिन उस रिपल्सिव फोर्स के अपोज में हमको वर्क करना है और वो वर्क Q2 में स्टोर होगा, एज एन एनर्जी स्टोर होगा। तो कितना वर्क डन होगा Q2 चार्ज पर, वो वर्क डन हमको निकालना है। आपको मालूम है कि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है जो इसके पहले हमने डिराइव किया, वो है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ये मैंने बोला था आपको कि ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ द Q1 चार्ज जो कि पहले से उस जगह पर पॉइंट ए पर था, उस चार्ज का पोटेंशियल हमको लिखना है, यानी V1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। किस चार्ज को हमने मूव किया अभी, Q2 को, तो Q2 चार्ज यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/4πε0
Q1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन मिलेंगी हमको, ये वाली इक्वेशन मिलेगी, और ये जो वर्क हमको हासिल होगा ये W2 वर्क रहेगा। यानी दूसरे चार्ज की वजह से जो वर्क मिला, Q2 चार्ज में जो वर्क स्टोर हुआ वो वर्क हमने अभी निकाला। Q1 चार्ज की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं था, W1 इज इक्वल टू 0 था, क्योंकि Q1 को ऐसे वक्त में लाया गया पॉइंट A पर जबकि उसके अतराफ में कोई भी दूसरा चार्ज नहीं था, इसलिए उस पर कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन जब हमने Q2 चार्ज को लाया पॉइंट B पर, तो ऑलरेडी वहां पर पॉइंट A पर एक चार्ज पहले से मौजूद था, और जब चार्जेस का कलेक्शन हो और वहां पर एक नए चार्ज को हम लाकर रखने की कोशिश करें, तो उस नए चार्ज पर जो है तो वर्क होता है। जिस तरह से अभी Q2 चार्ज पर वर्क हुआ, और वो वर्क W2 से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी फॉर्मूले को हमने कंटिन्यू किया। यहाँ पर W2 वर्क जो है इट इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 इंटू Q2। R12 क्या है? A और B का दरमियानी फासला है, ये डिस्टेंस है Q1 और Q2 चार्ज के बीच में का, वो डिस्टेंस हमको लेना है यहाँ पर। तो ये तो था वर्क डन, और जो वर्क डन रहता है वही उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है तो स्टोर होता है। तो हम इसको W2 की बजाय U से उसको रिप्रेजेंट कर सकते, यानी ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर जो स्टोर होंगी वो होंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो दो चार्जेस अगर लिए जाए Q1 और Q2 और उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो R12 हो, तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी उनमें स्टोर होगी इस सिस्टम में, वो पोटेंशियल एनर्जी हम इस फॉर्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि जो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि दो चार्जेस की बजाय अब हम बहुत ज़्यादा चार्जेस कंसीडर करेंगे, यानी n चार्जेस हम कंसीडर करेंगे, और उन सब n चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर होंगी वो पोटेंशियल एनर्जी हमको मालूम करना है। यानी यहाँ पर सबसे पहले तो एक रेफरेंस पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। तो हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन है, और ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए है। अभी अभी जो हमने एक्सप्रेशन देखे कि अगर दो चार्जेस हो, एक चार्ज पॉइंट A पर हो और दूसरा चार्ज पॉइंट B पर हो, दोनों प्लस Q चार्ज है, पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच में का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R12, और जो रेफरेंस पॉइंट लिया गया है वो रेफरेंस पॉइंट है O। यहाँ से इनके डिस्टेंसेस हम मेज़र कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है R1, और जो दूसरा चार्ज है उसका डिस्टेंस हम ले सकते हैं R2। तो अगर इस तरह का सिस्टम है Q1 Q2 अगर दो चार्जेस है तो उसकी जो एनर्जी है वो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम लिख सकते हैं। अभी हमने जो है तो एक लास्ट एक्सप्रेशन में देखें, दोनों चार्जेस लेंगे और दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रहेगा R12। अब एक चार्ज
और हमको लाना है Q3 चार्ज। तो सपोज यहाँ पर एक Q3 चार्ज हमने रखा और ये जो Q3 चार्ज है ये Q2 से R23 इतने डिस्टेंस पर। तो अब ये तीनों चार्जेस की वजह से जो एनर्जी होंगी वो हमें निकालना। तो एनर्जी निकालने से पहले हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वर्क होगा Q3 चार्ज पर वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर जमा रहेगा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है। ये दो चार्जेस Q1 Q2 ऑलरेडी वहाँ पर थे पिछले क्वेश्चन के मुताबिक, और तीसरे चार्ज को जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से एक पॉइंट C पर जो है तो लाया गया। तो टोटल वर्क डन जो है ये पूरे सिस्टम का क्या होगा। वर्क डन का जो फार्मूला है ये आपको मालूम है। वर्क डन जो है W इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और जिस चार्ज को हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से लाए वो है Q3 चार्ज। और यहाँ पर जो V नज़र आ रहा है आपको, इट इज़ द टोटल पोटेंशियल at point C due to the charges Q1 and Q2। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर, उनकी वजह से C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा वो पोटेंशियल हमको यहाँ पर लिखना है। तो टोटल पोटेंशियल जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले Q1 चार्ज की वजह से C पर कितना पोटेंशियल होगा। देयरफॉर W इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल की वैल्यू लिखना है तो दोनों पोटेंशियल हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज है Q1 और Q1 और C के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R13। तो Q1 अपॉन डिस्टेंस R13, ये पोटेंशियल है ड्यू टू Q1। और अब Q2 की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से Q3 पर पोटेंशियल कितना रहेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये फैक्टर तो कॉमन रहेगा इसलिए उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा हमने। और अब दूसरा चार्ज लेंगे Q2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q3, और वो डिस्टेंस है R23। तो उससे उसको डिवाइड करेंगे R23, और यहाँ पर ये जो R3 है ये हम एज इट इज, Q3 है ये Q3 हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये इक्वेशन हमको यहाँ पर हासिल हुई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे पास दो चार्जेस थे, उन दो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा। उसके बाद तीसरा चार्ज Q3 लाया गया, ठीक है। जब Q3 चार्ज को पॉइंट C तक हम लाएंगे तो Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा उस Q3 पर, Q2 का पोटेंशियल भी होगा उस पॉइंट C पर, और उन दोनों पोटेंशियल की वजह से जो वर्क डन हासिल होगा वो वर्क डन हमने इन द फॉर्म ऑफ Q3 हमने वो वर्क डन यहाँ पर मालूम किया। अब ये जो Q3 आपको ब्रैकेट के बाहर नज़र आ रहा है, इस Q3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट ओपन करके। अब वहाँ पर 3 चार्जेस हो गए। अब एक चार्ज को और हम लाएंगे,
एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पर जो चार्ज को रखा गया ये चार्ज है Q4। अब 4 चार्जेस हो गए ये सिस्टम के अंदर। तो C से जो डिस्टेंस रहेगा D का वो रहेगा R34, ये डिस्टेंस है। Q1 चार्ज का पोटेंशियल Q4 पर मालूम करेंगे। Q2 चार्ज का पोटेंशियल Q4 पर मालूम करेंगे। Q3 चार्ज का पोटेंशियल Q4 पर मालूम करेंगे। हर एक चार्ज का पोटेंशियल अब पॉइंट डी पर क्या होगा वो हमको मालूम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरा चार्ज है उसका यहाँ से डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए, और जो तीसरा चार्ज है Q3 उसका डिस्टेंस हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे R34। तो क्या होगा, पहले चार्ज का डिस्टेंस R14, डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 टू द चार्ज 4। दूसरे चार्ज का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा R24, ये वाला डिस्टेंस। अब हम वर्क डन लिखेंगे कि जो Q4 चार्ज को लाया गया फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस एट पॉइंट D, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था ये Q4 चार्ज और उसको यहाँ पर लाकर रखा गया एट पॉइंट D। और पहले से यहाँ पर कितने चार्जेस थे इस सिस्टम के अंदर? इस सिस्टम के अंदर पहले से 3 चार्जेस मौजूद थे। वो था Q1 चार्ज, Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज, और अब आ गया चौथा चार्ज यहाँ पर Q4। तो what will be the total work done on this charge Q4? तो जो टोटल वर्क डन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W4 से। W4 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल लेना है अब आपको यहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। जिस चार्ज को अभी अभी लाया गया है वो चार्ज अब यहाँ पर लेंगे हम Q4 चार्ज। इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है, ये जो पूरा सिस्टम पहले से यहाँ पर था 3 पार्टिकल सिस्टम, उनका पोटेंशियल हमको लिखना है यहाँ पर। तो Q1 चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो V1, Q2 चार्ज का पोटेंशियल V2, और Q3 का जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा V3, और जो लास्ट चार्ज अभी लाए हमने वो Q4 बाहर एज इट इज रहेगा। तो अब हम यहाँ पर इसका पोटेंशियल लिखेंगे। इट इज इक्वल टू, पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो कॉमन फैक्टर आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम कॉमन ले लेंगे, और बाद में जो फैक्टर होता है इसके अंदर चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो पहले चार्ज की वजह से Q1, और Q1 का डिस्टेंस Q4 से R14 प्लस दूसरे चार्ज के लिए लिखेंगे Q2 अपॉन R24, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस Q4 से, प्लस तीसरे चार्ज के लिए Q3 अपॉन R34, यानी तीसरे चार्ज का डिस्टेंस चौथे चार्ज तक, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा Q4।
तो यहाँ पर ये इक्वेशन नज़र आ रही है आपको, ये इक्वेशन हमको हासिल होंगी टोटल वर्क डन ड्यू टू द फोर्थ चार्ज Q4। अब यहाँ पर जो Q4 आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट के बाहर जो अभी है हमारे पास, इस Q4 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है तो आपको मिलेगी। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि जब फोर्थ चार्ज इस सिस्टम के अंदर आ जाएगा तो उस सिस्टम पर टोटल वर्क डन कितना होगा। पहला चार्ज आया, वर्क डन 0 था। दूसरा चार्ज आया तो W2 वर्क मिला। तीसरा चार्ज आया, W3 वर्क हो गया। चौथा चार्ज आया तो टोटल वर्क हो गया W4। और ये जो टोटल वर्क रहेगा उस पूरे सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है तो स्टोर रहेगा। ऐसे अगर हम चार्जेस को स्टोर करते जाएं, पांचवा चार्ज भी लाए, छठा चार्ज लाए, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और फिर nth चार्ज, टोटल n चार्जेस अगर हम इस सिस्टम के अंदर जमा कर दें तो टोटल वर्क डन इन द सेम मेथड वी कैन कैलकुलेट। और जब टोटल वर्क डन हम निकाल लेंगे तो वही रहेंगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम। तो अभी यहाँ पर जो आपको Q4 नज़र आ रहा है, इस Q4 को अगर हम एनर्जी से रिप्रेजेंट कर दें, बिकॉज वर्क डन मीन्स एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, 1/4πε एज इट इज लिखा गया यहाँ पर। अब ये जो पूरा ब्रैकेट नज़र आ रहा है आपको, ये पूरे ब्रैकेट को हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो चार्जेस हैं, Q1, Q4, Q2, Q4, हर जगह पर आपको Q4 कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो 4 की जगह पर जो सफिक्स है वो हमने K ले लिया, Q सफिक्स K। और जो पहला चार्ज है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, Q1, Q2, Q3, इसके बाद आएगा Q4, Q5, तो उसको हमने लिया QJ, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा। J जो इसका सफिक्स है ये हमेशा चेंज होता रहेगा जैसे जैसे चार्जेस को हम जमा करते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिस्टेंस है R। अब R डिस्टेंस में भी 4, 4 और 4 ये कांस्टेंट है। तो जो दूसरा सफिक्स है R का 4, उसको हम ले लेंगे K। और पहला जो सफिक्स है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला सफिक्स है 1, दूसरा सफिक्स है 2, तीसरा सफिक्स है 3। यानी पहले वाले जो सफिक्स है वो चेंज हो रहे, और चेंज होने वाले सफिक्स को हम ले लेंगे J, जैसे कि हमने ऊपर लिया शुमार कुनिंदा में। जो सफिक्स चेंज हो रहा है उसे हमने J से रिप्रेजेंट किया, और जो फिक्स है उसको K से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पर इसको लगा दिया समेशन। और समेशन का मीनिंग आपको मालूम है कि समेशन मीन्स इस किस्म के टर्म्स को ऐड करते जाना है, और सिर्फ जो J सफिक्स है वो चेंज होगा। सबसे पहले J की जगह पर 1 रखेंगे तो पहली क्वांटिटी मिलेगी, फिर J की जगह पर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, और इस तरह से जो है हमको सारे टर्म्स इसके आगे मिलते जाएंगे, और टोटल एनर्जी
stored in the n charges system will be obtained। तो अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर हो तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर इस रिजल्ट को हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जनरलाइज किया, यानी अगर 2 चार्जेस के बाद में 3 चार्जेस लिए जाएं, 4 लिए जाएं, 5 लिए जाएं और फिर n चार्जेस हम ले तो उस पूरे निज़ाम की टोटल एनर्जी क्या होगी वो भी हम मालूम कर सकते, और उस एनर्जी को जो है तो हमने यहाँ पर मालूम किया। तो इस तरह से आज के ये चारों जो इसके टॉपिक्स थे इनको हमने आज कवर किया। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।